हाय हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। और इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे? तो इसमें हम लोग कवर करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को। आज का जो वीडियो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम पार्ट 1 का वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम पार्ट 2 की होगी। रिस्पायरेटरी सिस्टम पार्ट 2 में हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि मनुष्य के श्वसन तंत्र को डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन आज के जो वीडियो है वो पार्ट 1 है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ब्रीदिंग क्या होता है, फिर पढ़ेंगे रिस्पायरेशन यानी श्वसन के बारे में, फिर पढ़ेंगे कि अलग अलग जीवों में ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाता है। और इस तरह से आज की ये वीडियो कवर होगी। और इसके बाद एक और वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ब्रीदिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है। तो सामने डायग्राम लगा हुआ है और डायग्राम देख के ही आपको अंदाजा हो गया होगा। देखो अक्सर होता क्या है ना, हम लोग सांस लेने की प्रोसेस को श्वसन बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सांस लेने की प्रोसेस को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। बायोलॉजी में सांस लेने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहा जाता है। अब जब हम सांस लेते हैं तो पहले हवा फेफड़े में अंदर भरते हैं, फिर हवा फेफड़े से बाहर निकालते हैं। तो अंदर हवा भरना यह कहलाता है अंतः श्वसन, अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्पिरेशन। और हवा को बाहर निकालना यह कहलाता है बाह्य श्वसन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन अगर इन दोनों को मिला दें तो यही कहलाता है श्वासोच्छ्वास, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीदिंग। तो डायग्राम से दिख भी रहा होगा कि अगर हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं, अगर हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं ऐसे, तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन। और अगर हम सांस बाहर की ओर निकालते हैं, मतलब एयर को बाहर की तरफ फेंकते हैं, यहां हमने क्या किया? एयर को फेफड़े में भरा और यहां हमने क्या किया? फेफड़े से एयर को बाहर निकाला। तो यह कहलाता है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन। और अगर इन दोनों को मिला दें तो यही कहलाता है श्वासोच्छ्वास, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। तो समझ में आ गया ब्रीदिंग क्या होता है? यानी अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन दोनों को मिला करके उसको हम लोग क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। तो आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे ब्रीदिंग। हेडिंग हमारी बनेगी ब्रीदिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। आप हिंदी देख लेना जरा, इसकी क्या परिभाषा हो बताओ। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः श्वसन। और एक्सपायरेशन, और एक्सपायरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य, बाह्य श्वसन को मिलाकर ब्रीदिंग कहते हैं, को मिलाकर ब्रीदिंग कहते हैं। यह तो किताबी भाषा है। अगर सामान्य परिभाषा इसकी बनाएंगे तो क्या बनेगा? फेफड़े में वायु को भरना और फेफड़े से वायु को बाहर निकालना। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? एक बार चेक कर ले। हाँ ठीक है, हो रही है। हाँ, क्या बताया मैंने? फेफड़े में वायु को अंदर भरना और फेफड़े से वायु को बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। अब आपने कभी ना कभी अनुलोम विलोम तो किया ही होगा, योगा करते ही होंगे आप लोग। तो अगर आप अनुलोम विलोम करते हो तो क्या होता है? हम फेफड़े में वायु को अंदर भरते हैं, याद करो, ऐसे ऐसे अंदर भरते हैं और फिर दूसरे नाक से, पहले नाक से मतलब पहले नासा छिद्र से वायु को अंदर भर लिया और फिर दूसरे नासा छिद्र से वायु को बाहर निकाल दिया। अब तुम मुंह से सांस अंदर लो,
हवा अंदर भरो या नाक से हवा अंदर भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही श्वासोच्छ्वास है। हमने ये थोड़ा ना बोला था कि मुंह से हवा भरेंगे तो ब्रीदिंग कहलाएगा, नाक से हवा भरेंगे तो ब्रीदिंग नहीं कहलाएगा। नहीं नहीं, हमने ये बोला कि अगर हवा आप फेफड़े के अंदर भर रहे हो और फिर फेफड़े से हवा बाहर निकाल रहे हो तो वो श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। अब चाहे नाक से भरो चाहे मुंह से भरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुलोम विलोम भी एक प्रकार की ब्रीदिंग है। हाँ बिल्कुल, अनुलोम विलोम भी एक प्रकार की ब्रीदिंग है। लेकिन अनुलोम विलोम में क्या होता है ना कि हम सांसों को कंट्रोल करते हैं, मतलब हवा कम भरना है कि ज्यादा भरना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। इसको कंट्रोल्ड ब्रीदिंग कहा जाता है, नियंत्रित श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। कहीं लिखा भी होगा, ये देखो ब्रीदिंग स्लो और कंट्रोल होता है इसमें, और नर्वस सिस्टम शांत होता है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो नर्वस सिस्टम यानी जो हमारा मस्तिष्क है, तंत्रिका तंत्र है, ये शांत होता है, इसीलिए अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो आपको ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि ये ब्रीदिंग अगर हम कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, और नर्वस सिस्टम शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो पढ़ने में मन ज्यादा लगेगा। इसलिए एक स्टूडेंट को तो अनुलोम विलोम डेली करना ही चाहिए, है ना। तो यही सब चीज लिखा हुआ है। अनुलोम विलोम के बारे में थोड़ी जानकारी लिखी है। यौगिक प्राणायाम है जिसमें हम नाक के दोनों छिद्रों से बारी बारी करके सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यह हमारे शरीर और मन को शांत और संतुलित करता है, सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और हवा नाक से फेफड़े में जाती है और फिर फेफड़े से बाहर निकाल दिया जाता है। और इधर मैंने बताई दी है, ये कंट्रोल्ड होता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है। तनाव, एंजाइटी, जब गुस्सा आती है, जब तनाव होता है, अगर उस समय आप अनुलोम विलोम कर लो तो आपका दिमाग क्या होगा, शांत हो जाएगा। तब जब जब गुस्सा आए बैठ के अनुलोम विलोम शुरू कर देना, दिमाग क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो योगा की कहानी खत्म करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो अगर हम आपसे पूछें ब्रीदिंग क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है, तो आप क्या बताओगे, फेफड़े में वायु को भरना, फेफड़े से वायु को बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। अगर बायोलॉजी के हिसाब से बोले तो क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन दोनों को मिला दे तो ये क्या कहलाएगा, श्वासोच्छ्वास। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे एक बात और समझ लो, देखो एक क्वेश्चन पूछा रहता है कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। तो 1 मिनट के अंदर आप जितनी बार ब्रीदिंग करते हो, श्वासोच्छ्वास करते हो, ध्यान रखना समय, 1 मिनट के अंदर आप जितनी ब्रीदिंग करते हो, जितने श्वासोच्छ्वास करते हो, उसको ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। एग्जाम में ये नहीं पूछता ब्रीदिंग रेट क्या होता है, एग्जाम में ये पूछता है कि नॉर्मल कंडीशन में ब्रीदिंग रेट कितना होता है। तो ये डेटा हमारे काम का है, और देखो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया यहां पे। नॉर्मल कंडीशन में जो ब्रीदिंग होता है वो 15 से 18 बार होता है, यानी 1 मिनट में हम लोग, अगर मान लो हम शांत हैं एकदम, ऐसे सांस ले रहे हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में शांत अवस्था में हम 1 मिनट में 15 से 18 बार ब्रीदिंग करते हैं। ये डेटा हमारा इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछा गया। ये डेटा हमें याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्मल कंडीशन में ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 15 से 18, 15 से 18। लेकिन सोचो हम आराम से रोड पे धीरे धीरे जा रहे थे और पीछे पागल कुत्ता पड़ गया या कुत्ते ने दौड़ा लिया, तो धीरे धीरे ही चलोगे कि बहुत तेजी तेजी भागोगे, बहुत तेजी तेजी भागोगे, बहुत फास्ट भागोगे। और जब बहुत फास्ट भागोगे तो ब्रीदिंग घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। जब आप बहुत स्पीड से भाग रहे होते हो या कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हो, उस समय ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा हो जाता है। तो एक चीज याद रखना, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हैवी एक्सरसाइज के समय या आप रनिंग कंडीशन में, फास्ट रनिंग कंडीशन में ब्रीदिंग रेट घट जाता है कि बढ़ जाता है। तो यह भी कोई रटने की बात है, सिंपल सी बात है यार, बढ़ जाएगा। और डेटा अगर आपको याद रखना हो तो ऐसे याद रख लो कि नॉर्मल कंडीशन से लगभग 3 गुना ज्यादा हो जाता है। देखो यहां दिया भी है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ये लिखा हुआ है, शायद आपको क्लियर विजिबल ना हो, ये 30 से 50 हो जाता है। देखो यहां पे लिखा हुआ, एक्सरसाइज के समय ये कितना हो जाता है, 30 से 50। अगर डेटा ना याद रहे तो ऐसे याद कर लो, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, मतलब 2 गुने से 3 गुने की, वो जो 2 गुने से 3 गुने ज्यादा हो जाता है, 2 टाइम्स टू 3 टाइम्स हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डेटा याद रखना ब्रीदिंग रेट का, कि नॉर्मल कंडीशन में ब्रीदिंग रेट कितना होता है, बताओ नॉर्मल कंडीशन ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 15 से 18। लेकिन हैवी एक्सरसाइज के समय या रनिंग के समय कितना हो जाएगा, 2 गुने से
3 गुना हो जाएगा। चलो, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग, जो कि हमारा है रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग समझ में आ गया। अब समझते हैं श्वसन क्या होता है। फिर से कह रहे हैं, श्वासोच्छ्वास और श्वसन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दोनों अलग अलग चीजें। अक्सर बच्चे इनको एक समझते हैं, एक नहीं होता। ब्रीदिंग अलग चीज है, रिस्पायरेशन अलग चीज है। फेफड़े में हवा भरना, फेफड़े से हवा बाहर निकालना, ये ब्रीदिंग है। लेकिन कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को तोड़ना, यह श्वसन कहलाता है। क्या बोला? कोशिका के अंदर ग्लूकोज को तोड़ना, भोजन को तोड़ना, यह श्वसन कहलाता है। चूंकि श्वसन कोशिका के अंदर होता है, इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो याद रखना, हेडिंग बनाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? नेक्स्ट हेडिंग हमारी है रिस्पायरेशन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वसन। श्वसन। और इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कोशिका के अंदर। इसकी परिभाषा क्या है? कोशिका के अंदर भोजन को, और भोजन में भी मुख्य रूप से किसको? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को CO2, जल और ऊर्जा में तोड़ना। ऊर्जा में तोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। इसको डायग्राम से समझ लो। ये मान लो कोई आपकी एनिमल सेल है। चलो बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो कोई एनिमल सेल है। ये कोई क्या है? जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है। आपने खाया रोटी। आपने खाया रोटी। मैंने पाचन पढ़ा दिया है, तो मैंने बताया भी था कि रोटी का सबसे पहले पाचन मुख गुहा में होता है। याद है कि नहीं? नहीं याद है? रोटी में पाया जाता है स्टार्च। स्टार्च को तोड़ा जाता है माल्टोज में। ये काम करता है कौन सा एंजाइम? याद करो, सलाइवरी एमाइलेज। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ऐसे। याद है मैंने बोला था लार में सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। किस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? स्टार्च को तोड़ता है। किसमें तोड़ेगा? माल्टोज में। अब ये माल्टोज जब छोटी आंत में पहुंचेगा तो इसको फाइनली तोड़ा जाएगा ग्लूकोज में। तो इस तरह से रोटी को हमने पहले किसमें तोड़ा? माल्टोज में। फिर किसमें तोड़ा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कैसा लगता है खाने में? मीठा लगता है। कैसा लगता है? मीठा लगता है। अब सुनो, अब ये ग्लूकोज कहां जाएगा? अब ये ग्लूकोज, मान लो ये ग्लूकोज है हमारा, ये है हमारा ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज कहां जाएगा? कोशिका के अंदर जाएगा। ये कोशिका के अंदर चला गया। जब ये कोशिका के अंदर जाएगा, अच्छा एक बात और समझना, कोशिका के अंदर भी दो चीजें होती हैं, मैंने पढ़ा रखा है। एक तो होता है कोशिका द्रव्य। एक कौन होता है? कोशिका द्रव्य। और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। याद आया? एक कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो हो गया कोशिका द्रव्य और एक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस कलर से बनाए? चलो हरे से बना देते हैं। यह है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। याद आया कुछ? यह है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब सुनो क्या होगा। कोशिका द्रव्य में ये जो ग्लूकोज है ये टूटेगा। कोशिका द्रव्य में ये ग्लूकोज टूटेगा, टूट के बनाएगा पायरुविक अम्ल। क्या बनाएगा? पायरुविक अम्ल। चलो गुलाबी से बना देते हैं। ये बनाएगा पायरुविक अम्ल। अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ये कौन था? ये था हमारा ग्लूकोज। कहां गया? कोशिका द्रव्य में। क्या बनाया? पायरुविक एसिड।
या इसी को पायरुवेट कहते हैं। ये है हमारा G फॉर ग्लूकोज और ये P फॉर पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है ना, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये फिर टूटेगा। टूट के क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। देखा? तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज को क्या किया गया? तोड़ा गया, और तोड़ के क्या निकाला गया? ऊर्जा निकाला गया। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन। चूंकि ये श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। अब देखो, ये जो मैंने आपको तरीका बताया ग्लूकोज को तोड़ने का, ये हम लोगों की कोशिका में होता है, ये ध्यान रखना। इस दुनिया में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ईस्ट की कोशिका अलग होगी, बैक्टीरिया की कोशिका अलग होगी, ह्यूमन सेल अलग होगी। तो हमको सब में नहीं पढ़ना। हमारी एनसीईआरटी 3 चीजों पर फोकस करती है। वो ईस्ट में बताती है कि ईस्ट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है। वो मांसपेशी की कोशिकाओं में बताती है कि वहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जाने के बाद कैसे टूटता है, उसके बारे में डिटेल करती है। तो हमें 3 चीजें पढ़ना है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ईस्ट में, मतलब ग्लूकोज को तोड़ना है किसमें? ईस्ट में। फिर सेकेंड क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज को तोड़ना है किसमें? बोलो बोलो। मांसपेशी की कोशिकाओं में, मसल सेल में। और फिर तीसरा पढ़ना हमको, ग्लूकोज को तोड़ना है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये चार्ट एनसीईआरटी में दिया है और बहुत ही फेमस चार्ट है, बहुत 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 फेमस चार्ट है। अगर आप रिस्पायरेशन पढ़ रहे हो, अगर आपको ये चार्ट क्लियर नहीं तो समझ लो एक क्वेश्चन तो गया आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसी चार्ट से आता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो इसी चार्ट से एग्जाम में आता है। बार बार चेक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, क्योंकि गलती से अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो 1 घंटे की मेहनत बेकार। फिर बड़ी गुस्सा आती है कि यार क्या हो गया, छोटी सी गलती के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही ना। चलो भाई। हाँ, ओहो, इसमें तो सेल भी खत्म हो रहा। बस 1 मिनट, 1 मिनट, इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, वरना माइक थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगा। 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ ठीक, अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सेल भी कम था ना, बैटरी कम थी। हमने कहीं डिस्चार्ज हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। हम रिकॉर्ड करते चले गए, लास्ट में सब सत्यानाश हो गया। टॉपिक पे आते हैं। तो क्या बता रहे थे हम कि ये चार्ट पता होना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इसी चार्ट से आता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे ईस्ट में दिया हुआ है, हमारी पेशी कोशिकाओं में, मसल सेल में दिया हुआ है, और माइटोकॉन्ड्रिया में दिया है। तो एनसीईआरटी 3 चीजों में पढ़वाती है। ईस्ट में कैसे होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, पेशी कोशिकाओं में कैसे होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। इसी को हम लोग 3 केस बना लेंगे, 3 हेडिंग बना लेंगे, ईस्ट में, मसल सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, एक बात आपको और बता दें, एक बात तो बताना भूल ही गए। हाँ, ये हम यहां पे थे, यहां पे थे। कोशिका के अंदर भोजन को CO2 वाटर ऊर्जा में तोड़ना श्वसन कहलाता है। तो कैसे CO2 वाटर ऊर्जा बनती है, समझ में आया? पहले ग्लूकोज कहां जाएगा? कोशिका द्रव में जाएगा, और कोशिका द्रव में जाने के बाद कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में टूट क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो श्वसन होता है ये 2 प्रकार का होता है। अगर श्वसन यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, अगर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हम इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन अगर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन, अंग्रेजी में बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो याद रखेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है वायवीय श्वसन
और एक होता है अवायवीय श्वसन। तो ये जो हम लोग नोट्स बना रहे थे, यहां तक आए थे ना, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो हमारा ये था, दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। दूसरे पॉइंट में डायग्राम बना लेंगे, दूसरे पॉइंट में डायग्राम बना लेंगे, और तीसरे पॉइंट में लिख लेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसको हम फ्लो चार्ट में बना दे रहे हैं, लिखाने का कोई मतलब नहीं है। श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। श्वसन होता है 2 प्रकार का। एक होता है हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और एक होता है हमारा एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग हिंदी में बोलेंगे वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग हिंदी में बोलेंगे अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक, वायवीय श्वसन की खास बात क्या होगा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यानी अगर ऑक्सीजन होगा तभी ये रिस्पायरेशन होगा, जबकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में होगा। मतलब ऑक्सीजन है तो एरोबिक, ऑक्सीजन अगर नहीं है तो फिर एनएरोबिक। तो श्वसन कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, एक एरोबिक एक एनारोबिक, एक वायवीय और एक अवायवीय। ठीक, अब आते हैं अपने मेन हेडिंग पे, ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाता है और कितने तरीके हैं तोड़ने के अलग अलग जीवों में। तो हमने बताया अभी हमें 3 हेडिंग पढ़ना है, ईस्ट में कैसे तोड़ा जाता है, पेशी कोशिकाओं में कैसे तोड़ा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे तोड़ा जाता है। तो हम सबसे पहले हेडिंग क्या बना लेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ईस्ट। हेडिंग बनाएंगे ईस्ट में ग्लूकोज का विघटन, हेडिंग बना लेंगे हम लोग ईस्ट में ग्लूकोज का विघटन। तो ये हमारी हेडिंग हो गई ईस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग खमीर कहते हैं, ये कवक होता है खमीर। ईस्ट में ग्लूकोज का, ईस्ट में ग्लूकोज का विघटन, ये हेडिंग हो गई हमारी। अब सुनो कुछ पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, अभी मैंने बोला था कि श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय और एक अवायवीय। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, ईस्ट में जो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ना, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, ईस्ट में ग्लूकोज को, ईस्ट में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर तोड़ोगे आप, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। और एक बात याद रखना कि जो ईस्ट होता है ना, ये सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आता है। तो अगर सूक्ष्म जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाए तो इसी का एक नाम और होता है किण्वन। किण्वन नाम सुना होगा, फर्मेंटेशन अंग्रेजी में कहा जाता है, फर्मेंटेशन। तो याद रखना कि एनारोबिक रिस्पायरेशन को ही फर्मेंटेशन बोल देते हैं, किसमें, ईस्ट में। ये एनसीईआरटी में लिखा, अभी आपको दिखा देंगे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आ जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ईस्ट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ईस्ट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ईस्ट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, विघटन, समझ गए ना, ग्लूकोज का विघटन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। लॉजिक इसका यह है कि जहां जहां
सॉरी, जहां जहां नहीं, जब जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा साइटोप्लाज्म में होगा। ये लॉजिक है बायोलॉजी का, रिस्पायरेशन चैप्टर का। जब भी बोले एनारोबिक रिस्पायरेशन समझ जाओ वो साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में घुसेगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन नहीं है तो साइटोप्लाज्म, सिंपल फंडा याद रखना, बहुत बहुत काम आएगा। तो ईस्ट में जो है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब कहां होगा ये कार्यक्रम, साइटोप्लाज्म में होगा। तो सेकेंड पॉइंट, ईस्ट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब समझते हैं कि कैसे होता है, यानी टूटेगा तो क्या बनेगा। तो देखो अभी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, फिर से बता देते हैं। ग्लूकोज जब ईस्ट के साइटोप्लाज्म में जाएगा तो टूट के बनाएगा पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल। हिंदी में कैसे लिखते हैं जी, चलो अंग्रेजी लिख दे रहे हैं, पायरुविक एसिड बनाएगा, हिंदी में बोलते हैं पायरुविक अम्ल। हालांकि एनसीईआरटी ने इसको पायरुवेट लिखा है। पायरुवेट इसलिए लिखा है कि जहां अम्ल बनता है वहां पे उसका साल्ट भी बन जाता है, इसलिए वो पायरुवेट बोल देता है। ये देखो एनसीईआरटी ने इसको लिखा है, सॉरी पायरुवेट नहीं, ओहो गड़बड़ हो गया, सॉरी पायरुविक एसिड नहीं बनेगा, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और बनेगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, दारू बनेगा, दारू, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनेगा, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और बनेगी एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा तो बननी ही बननी है, ये रटना ही नहीं है, कॉमन होता है। जब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एनर्जी पक्का बनेगा। एनर्जी के अलावा क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर इसको सबको फार्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसका फार्मूला होता है C2H5OH, और प्लस क्या बन गया CO2, और प्लस क्या बन गई एनर्जी, प्लस क्या बन गई एनर्जी। एनर्जी किस रूप में स्टोर होगा, एटीपी के रूप में होगा। हम लोगों ने कोशिका चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब जब ऊर्जा को स्टोर करना होता है तो किसमें स्टोर करते हैं, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसको स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब ईस्ट में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, दारू बनता है, याद रखना, एथिल अल्कोहल बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एनर्जी बनता है तो रटना ही नहीं, एनर्जी तो बनेगा, जब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तब तब एनर्जी बनेगी, सिंपल सा फंडा है। लेकिन एथिल अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ईस्ट में ग्लूकोज को तोड़ा जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जवाब होगा एथिल अल्कोहल और CO2 बनेगा, एथिल अल्कोहल और CO2 बनेगा। ठीक, तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, ईस्ट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां होता है, कोशिका द्रव्य में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कि अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, अवायवीय श्वसन। ईस्ट में जो अवायवीय श्वसन होता है इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, किंडवन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ईस्ट में जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें मिलता है एथिल अल्कोहल और CO2। एनर्जी तो बनेगा ही बनेगा, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगा, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगा। इतनी कहानी आपको ईस्ट के बारे में याद रखनी है। ये हमारा ईस्ट का डायग्राम होता है, 3D डायग्राम, जब देखो गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और ये उसकी कोशिका का डायग्राम दिखाया गया। ठीक, और अभी मैंने बताया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, याद रखना, भूल मत जाना, बार बार कह रहे हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहां होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। ये ग्लूकोज बना दे रहे, ये ग्लूकोज है, और इसका ब्रेकडाउन कहां होगा, कोशिका द्रव्य के अंदर, और टूट के क्या बनाएगा, दो चीज बनाएगा, दारू और CO2 बनाएगा। एक क्या बनाएगा, एक क्या बनाएगा, दारू। ये कहां बना दे रहे हैं, चलो यही बना देते हैं, ये बन गया दारू, और एक बना देते हैं चलो CO2, ये बन गया CO2। तो एक क्या बन गया, एक बन गया एथिल अल्कोहल, ई फॉर एथिल अल्कोहल, और एक क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनेगा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कहां होगा, कोशिका द्रव्य के अंदर। और ये एरोबिक है कि एनारोबिक है, एनारोबिक है, वायवी है कि अवायवी है, अवायवी है। इसका एक नाम और क्या है, किंडवन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन।
बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। एनसीईआरटी ने भी इतना ही दिया है, जो एनसीईआरटी दिया वो हम पढ़ा देते हैं एक बार आपको। देखो, पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, क्या बन जाएगा, पायरुवेट। और फिर ये पायरुवेट जब ईस्ट में जाएगा तो क्या बनाएगा, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिलेगी, एनर्जी। एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या मिलेगी, एनर्जी। तो ईस्ट में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से फाइनली क्या बन गया, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये फ्लो चार्ट भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहले ग्लूकोज से क्या बनता है, तो पहले तो बनता है पायरुवेट। पहले क्या बनेगा, पायरुवेट। अभी मैंने जब रिस्पायरेशन पढ़ाया था तो मैंने डायग्राम बनाकर समझाया था, याद आया कि नहीं याद आया। अभी रिस्पायरेशन जब हम पढ़ाए थे तो आपको बनाए थे ना, ये देखो, ये जो पायरुविक एसिड लिखा था ना, यही पायरुवेट कहलाता है। तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट। अब ये पायरुवेट आगे जाकर के क्या बना देगा, एथिल अल्कोहल बना देगा, CO2 बना देगा और ऊर्जा बना देगी। तो अगर इसको हम पूरा लिखें, ईस्ट में इस कहानी को पूरा लिखें, कितने पॉइंट हो गए थे। पहला पॉइंट ये हुआ था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दूसरा पॉइंट क्या लिखा, कोशिका द्रव में, तीसरा पॉइंट क्या लिखा, ग्लूकोज फाइनली क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल और CO2। और इस इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो, ईस्ट में पहले ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, कुछ भी कहो, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। फिर ये पायरुवेट टूट के क्या बनाएगा, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अंग्रेजी देख के भड़कना नहीं, हिंदी में भी यही होगा और क्या। ग्लूकोज को हिंदी में ग्लूकोज, पायरुवेट को हिंदी में पायरुवेट, एथिल अल्कोहल को हिंदी में एथिल अल्कोहल ही कहते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किस रूप में स्टोर हो जाएगा, ATP के रूप में स्टोर हो जाएगा। और एक बात याद रखना, ग्लूकोज से पायरुवेट ये कहां होगा, कहां बनेगा, कोशिका द्रव्य में, भूलना नहीं, कहां होगा, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। और पायरुवेट से एथिल अल्कोहल ये भी कहां होगा, कोशिका द्रव्य में। गलती मत कर देना, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं ईस्ट के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होती हैं। पहले ग्लूकोज से क्या बना, पायरुवेट, फिर पायरुवेट से क्या बन गया, एथिल अल्कोहल, CO2 और एनर्जी। तो इस तरह से ईस्ट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। हमने आपको पूरी कहानी समझा दिया। अब आते हैं दूसरी हेडिंग हमारी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पेशी कोशिकाओं में, मसल की कोशिकाओं में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है। मसल सेल आपने देखा ही होगा, ये जूम करके दिखाया गया है। ये हमारी मसल होती है ना, यहां पे ये उसी का डायग्राम दिखाया गया, उसकी एक कोशिका को यहां दिखाया गया, इसको बोलते हैं मसल सेल। ये हमारी एक कोशिका को दिखाया गया है जूम करके, मसल सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं पेशी कोशिकाएं या पेशी कोशिका, मसल सेल। इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो सुनो ध्यान से। पहला पॉइंट, पहले हेडिंग बना ले। हेडिंग क्या है, मसल सेल में, मसल सेल में पेशी कोशिका में। तो इसकी हिंदी देख देख हमको टेंशन हो जाती है। ये लिखा पेशी कोशिका, मसल सेल। मसल सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, पेशी कोशिका, पेशी कोशिका। मसल सेल में हेडिंग है ये, ग्लूकोज का, मसल सेल में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन यानी कि विघटन, कैसे उसको तोड़ा जाता है, ये हेडिंग है। पहला पॉइंट सुनो, एक बात ध्यान रखना, ये जो मसल सेल है किसकी है, हम लोगों की है, मनुष्य की है। और हम लोग की किसी भी कोशिका में अवायवीय शोषण नहीं होता है,
हमारे शरीर की हर एक कोशिका में वायवीय श्वसन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में ठूस लो। मनुष्य की हर एक कोशिका में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है ना कि कोशिका के अंदर एरोबिक की जगह एनएरोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है, वायवीय की जगह अवायवीय होने लगता है। मसल सेल सामान्यतः एरोबिक रिस्पायरेशन करती है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तब फिर ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन कर लेती है। जैसे आप रोड पे, एग्जांपल बता रहे हैं, रोड पे आप आराम से मस्ती में ईयरफोन लगा के गाना सुनते हुए धीरे धीरे जा रहे हो, तो आपकी जो मसल सेल है उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, सिकुड़ रही होगी, फैल रही होगी, तभी तो आप चल रहे हो। भाई बिना कोशिकाओं के मूवमेंट के आपका मसल में मूवमेंट ही नहीं होगा, तो आप चल भी नहीं पाओगे। तो अगर नॉर्मल मूवमेंट आप कर रहे हो तो इनमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, सिकुड़न और शिथिलन वो सामान्य होगा। लेकिन सोचो पीछे पागल कुत्ता पड़ गया तो आपको बहुत स्पीड से भागना पड़ेगा। उस समय जो मसल की कोशिकाएं हैं ना, पेशी कोशिकाएं हैं, उनमें बहुत तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना चालू हो जाता है। और फिर उस समय उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तब वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन करती हैं। याद रखना, सामान्यतः नहीं करती हैं। और एनसीईआरटी ने सेकंड केस लिया है जब मसल सेल में एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। समझ पाए? तो याद रखना इस बात को, सामान्यतः एरोबिक ही होगा, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा होगा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा। हम दिखा भी देते हैं। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, देखा, कभी कभी, हमेशा नहीं। वैसे तो ऑक्सीजन की कमी होती ही नहीं, इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहती है इसको, लेकिन अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तब ये कौन सा रिस्पायरेशन करती है, अवायवीय श्वसन। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि जब, या ऐसे लिख लेते हैं, एनसीईआरटी की लाइन चिपका देते हैं, कभी कभी पेशी कोशिकाओं में, एक तो यार हिंदी नहीं लिख पाते हम, कभी कभी पेशी कोशिकाओं में, मसल सेल्स में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन का अभाव मतलब कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तब इनमें एनएरोबिक रिस्पायरेशन होने लगता है। पहला पॉइंट समझ में आया? नॉर्मली नहीं होगा, कभी कभी होगा। कब होगा मैंने बता दिया। अब दूसरा पॉइंट, जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो क्या होगा, सुनो ध्यान से। जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। पहले तो वही होगा, यानी ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा पायरुवेट में। इसमें भी तो यही हुआ था, पहले ग्लूकोज को तोड़ा गया था पायरुवेट में, फाइनली बना था ना एथिल अल्कोहल CO2 एनर्जी। लेकिन पहला स्टेप क्या है, यही है, ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में, फिर पायरुवेट टूटेगा लैक्टिक एसिड में, हिंदी में बोलते हैं लैक्टिक अम्ल में, और प्लस मिलेगी एनर्जी। याद रखना, पूछेगा पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से फाइनली क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड, हिंदी में क्या बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनता है। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि बताओ, ईस्ट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और मसल सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या कॉमन है? आया वो क्वेश्चन है, गलती मत करना। क्या कॉमन है? यस, ये पहला स्टेप कॉमन है, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये कॉमन है, ये तो सेकेंड स्टेप है ना। वहां भी फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से क्या बना था, पायरुवेट। यहां भी फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से क्या बना है, पायरुवेट। तो पहला स्टेप दोनों में कॉमन होता है। वहां पर फाइनली क्या बना था, अंत में क्या बना था, एथिल अल्कोहल और CO2 एनर्जी। और यहां पे अंत में क्या बना है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट सुनो। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा
वही एग्जाम्पल लेते हैं कुत्ते वाला। रोड पे जा रहे थे, पीछे पागल कुत्ता पड़ गया, खूब तेजी तेजी भागने लगे आप, और किसी तरह से जान बचा के घर पहुंचे, और देखना थोड़ी देर के बाद ना आपके पैरों में दर्द होने लगेगा। उस दर्द को पता है क्या बोलते हैं? उस दर्द को बोलते हैं क्रैम्प होना। मेडिकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? क्रैम्प हो गया है, क्रैम्प। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रैम्प किस वजह से होता है? ये क्रैम्प होता है लैक्टिक एसिड बनने की वजह से। अभी मैंने बताया ना आपको कि पेशी कोशिकाओं में जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और अंत में क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। तो जब पीछे कुत्ता पड़ा था और आप खूब तेजी तेजी भाग रहे थे, तो जो मसल की सेल है ना, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही थी। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर लैक्टिक अम्ल बनेगा, और लैक्टिक अम्ल बनेगा तो जांघ की जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प आएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रैम्प बनने के कारण क्या है? तो जवाब क्या है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो अगला पॉइंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे? लैक्टिक एसिड बनने की वजह से, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से क्रैम्प। ये एनसीईआरटी में लिखा भी है, अगर हमको दिखा देते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा भी है, ये देखो, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। मिला? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से क्रैम्प हो सकता है। और क्रैम्प क्या होता है अभी हमने कहानी बताया ही आपको। क्रैम्प हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है, और कुछ समय बाद ये ठीक भी हो जाता है अपने आप। इसलिए कि जो लैक्टिक एसिड होता है ना, ये वापस टूट जाता है, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो लैक्टिक एसिड ही टूट गया तो क्रैम्प भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो कुछ समय बाद ये क्रैम्प भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या लिखा हमने? कभी कभी मसल सेल में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। दूसरा क्या लिखा? कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पहले स्टेप में पायरुवेट में, दूसरे स्टेप में लैक्टिक एसिड एनर्जी में, और तीसरा स्टेप क्या लिखा? लैक्टिक एसिड बनने की वजह से क्रैम्प हो सकता है। तो ये थी कहानी किसकी? पेशी कोशिकाओं की, मसल सेल की। अब आते हैं एनसीईआरटी की तीसरी हेडिंग पे। फिर से हम फ्लो चार्ट दिखा देते हैं आपको। ये फ्लो चार्ट किसका था? ईस्ट का था। ये फ्लो चार्ट, ये वाला फ्लो चार्ट किसका है? ईस्ट का है। ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट। पायरुवेट से क्या बना? एथिल अल्कोहल, CO2 और एनर्जी। और ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये किसका है? ये है मसल सेल का, पेशी कोशिकाओं का। ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट, और पायरुवेट से क्या बना? लैक्टिक अम्ल और एनर्जी। और जो तीसरा दिया एनसीईआरटी ने, ये तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया का। तीसरा किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो अब हमारी हेडिंग बन जाएगी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हेडिंग बनाएंगे, तीसरी हेडिंग हमारी बन जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे तोड़ा जाता है? आप सुनो ध्यान से। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में तभी ग्लूकोज एंट्री मारेगा जब उसको ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, वरना एंट्री नहीं मारेगा। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, इसको क्या, कौन सा रिस्पायरेशन बोलेंगे? एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में, पहला पॉइंट यही लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। इसलिए इसको कौन सा रिस्पायरेशन कहेंगे? इसको बोलेंगे वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन इसको बोलेंगे। दूसरा पॉइंट, तोड़ेंगे तो बनेगा क्या? तो वो तो हमने आपको पहले बता दिया कि पहले तो ग्लूकोज जो है ना,
वो टूट के बनाएगा पायरुवेट। पायरुवेट ये पहला स्टेप है। और पहला स्टेप सब में कॉमन, देखा हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ा, ईस्ट में ब्रेकडाउन, मसल सेल में ब्रेकडाउन और माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन। और खास बात क्या है कि पहला स्टेप तीनों में कॉमन है। क्या? ग्लूकोज से पायरुवेट अम्ल का बनना तीनों में कॉमन है। तो ग्लूकोज से बना पायरुवेट, फिर पायरुवेट से क्या बनेगा? पायरुवेट से बनेगा भाई CO2 वाटर एनर्जी, और क्या बनेगा? CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा। और एनर्जी किस रूप में स्टोर किया जाएगा? ATP के रूप में स्टोर किया जाएगा। ठीक, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। यहां भी वही सवाल पूछा था, पहला स्टेप क्या है? कॉमन है, तीनों में कॉमन है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो जो एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम आपको इसी में समझा देते हैं, इस वाले चार्ट में समझा देते हैं। देखो ये एनसीईआरटी में चार्ट बना है, जब भी पढ़ा करो एनसीईआरटी लेकर बैठा करो। और अगर एनसीईआरटी लेकर बैठो तो उसी किताब में जो लिखने जा रहे हैं उसको लिख देना उसी किताब में। सुनो, देखो यहां पर भी एनर्जी बनी है, मैंने बोला था नहीं तो ये रटना ही नहीं है, सब में एनर्जी बनेगी। एनर्जी तो कॉमन है, सब में एनर्जी बनेगी, तीनों में एनर्जी बनती है। लेकिन यहां जो एनर्जी बनी है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनी है, क्योंकि एनारोबिक रिस्पायरेशन है ना ये। यहां जो एनर्जी बनी है वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनी है, ये भी एनारोबिक रिस्पायरेशन है। लेकिन यहां जो एनर्जी बनी है ना वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनी है। और याद रखना कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनर्जी जो बनेगी, ATP जो बनेगा वो बहुत कम बनता है, बहुत कम, लगभग 2 ATP बनते हैं। यहां पर भी जो ATP बनेगा वो बहुत कम, लगभग 2 ATP। लेकिन यहां जो एनर्जी बनेगा ना, यहां जो ATP बनेगा वो 36 ATP, 18 गुना ज्यादा बनता है। तो अगर ये डेटा नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना रट्टा मार लो कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऊर्जा बहुत कम मिलती है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऊर्जा बहुत ज्यादा मिलती है। लाइन याद रहेगी? एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, इसको आपको नोट्स में लिख लेना है या इसी फ्लो चार्ट में लिख लेना। यहां पर ATP बहुत कम बनेगा और यहां पर ATP बहुत ज्यादा बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें बताना था, हमने बता दिया। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी में ऐसे डू यू नो, मतलब ये भी जानिए करके एक कॉलम दिया हुआ है और वहां पर ATP के बारे में कुछ जानकारी दी है। इसमें एक दो डेटा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो सुनो ध्यान से। हेडिंग है ATP का क्या रोल है, ATP का श्वसन में ATP का क्या कार्य है। हेडिंग बना लो, रोल ऑफ ATP इन रिस्पायरेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्वसन में ATP का कार्य। अब सुनो ध्यान से, पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि ATP है क्या। तो जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तभी बता दिया था कि ATP ऊर्जा का सिक्का है। हमारे कोशिका में ऊर्जा कहां बनती है? फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वही तो पावर हाउस है, बिजली घर। और वो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होगा? ATP के रूप में स्टोर होगा। तो पहला क्वेश्चन, ऊर्जा किस रूप में स्टोर होता है? ATP के रूप में स्टोर होता है। हम लिखाएंगे नहीं, बोलते जा रहे हैं, चाहो तो पॉइंट बना के लिखते जाना। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ऊर्जा ATP के रूप में स्टोर होता है। दूसरा पॉइंट, ATP का फुल फॉर्म क्या है? तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन क्या है? तो एक्चुअली हमारे सिलेबस में तो है नहीं, जनरल साइंस में इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। 11th की जब बायोलॉजी आप पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाएगा कि एडिनोसिन जो है ना वो क्षार है, क्षार बेस है, नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है एडिनोसिन। और फास्फेट तो फास्फेट है, PO4-3 फास्फेट, आपने पढ़ा ही केमिस्ट्री में। तो अगर इस क्षार में एडिनोसिन नाम के क्षार में 3 फास्फेट जोड़ दिए जाएं तो वही कहलाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप यहां पे एक डायग्राम में लगाया हूं, देख सकते हो, यहां पे देखो, दिखाते हैं आपको। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये जो पूरा अणु है ये कहलाता है एडिनोसिन। ये जो आपको पूरा मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, ये कहलाता है एडिनोसिन। ये पूरा मॉलिक्यूल कहलाता है एडिनोसिन। और अगर ध्यान से देखो तो 1 फास्फेट, 2 फास्फेट, यहां 4 बना दिए भाई। हाँ ठीक 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 ठीक, एक्चुअली बॉन्ड देखा जाता है। देखो एक बॉन्ड यहां पे है, यहां देखो, यहां, ये यहां मत देखो,
ये कुछ गड़बड़ कर दिया इसने, यहां देखो सही बनाया इसने। ये देखो ये हो गया आपका एडिनोसिन, ठीक। और एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट और तीन फॉस्फेट, तो नाम क्या पड़ गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरी बात देखो, ये है मान लो एडिनोसिन, यहां पे कितने फॉस्फेट लगे हैं? दो, इसको बोलेंगे एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये हमारा क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये हमारा क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जैसे यहां देखो ये एडिनोसिन है, ठीक, और कितने फॉस्फेट? दो, तो ये क्या कहलाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां देखो ये एडिनोसिन है, कितने फॉस्फेट? तीन, तो ये क्या कहलाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जरा सोचो, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट और जोड़ दें तो दो की जगह कितने हो जाएंगे? तीन, तो बन जाएगा एटीपी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीपी किससे बनता है? एडीपी से बनता है। किससे बनता है? एटीपी। देखो ये एडीपी है और ये एटीपी है, तो एटीपी किससे बनता है? एडीपी से बनता है। तो आप चाहो तो इसको नोट्स बना के लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ? लिख देते हैं, चलो लिखो। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? हेडिंग क्या है? रोल ऑफ एटीपी इन रिस्पायरेशन, श्वसन में एटीपी क्या क्या कार्य है। पहला पॉइंट लिखेंगे ऊर्जा, पूरा लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में स्टोर होता है, एटीपी के रूप में स्टोर होता है, ठीक। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? दूसरा पॉइंट लिखेंगे एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है बोलो? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा पॉइंट, एटीपी किससे बनता है? एडीपी में जब एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है तो बन जाता है एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई माने दो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई माने तीन, दो फॉस्फेट से तीन फॉस्फेट बन गया, ठीक। आप सुनो, अगर हम पूछे कि बताओ एटीपी में कितने फॉस्फेट होंगे? सिंपल सी बात है, तीन फॉस्फेट होंगे। अभी मैंने बताया भी तरह से, मान लो ये आपका एडिनोसिन है, इसको बड़ा बना देते हैं, ठीक। ये है हमारा एडिनोसिन। अब इससे हमें कितने फॉस्फेट जोड़ने? तीन, एक, थोड़ा बड़ा बनाते हैं भाई, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। ये तीन फॉस्फेट इससे जुड़ा होता है, ठीक। तीन फॉस्फेट जुड़ा। क्वेश्चन ये पूछा रहता है, ये एनसीईआरटी में दिया भी है। देखो ये सबसे लास्ट वाला फॉस्फेट है ना, इसको बोलते हैं टर्मिनल फॉस्फेट, अंतस्थ फॉस्फेट। अगर इस बॉन्ड को तोड़ें तो कितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी? ये एनसीईआरटी ने डेटा में दिया हुआ है और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा भी है, हम पढ़ के सुना देते हैं। एटीपी में ये लिखा हुआ है, एटीपी में जब अंतस्थ मतलब अंत वाला, टर्मिनल अंग्रेजी में बोलते हैं, अंतस्थ फॉस्फेट खंडित होता है तो 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा निकलती है। 30.5 किलो जूल पर मोल, ये डेटा याद रखना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर इस एटीपी के लास्ट वाले फॉस्फेट को तोड़ दे तो कितनी एनर्जी हमको मिलेगी? 30.5, ऐसे याद रखना, 30.5 किलो जूल पर मोल, 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर ऊर्जा मिलेगी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एटीपी का इस्तेमाल कहां होता है, कहां कहां ये एटीपी हेल्प करती है? तो याद रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, हाँ। मांसपेशियों का जो सिकुड़ना और फैलना होता है ना, वहां पर एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी प्रोवाइड करेगा। हमारे शरीर में जहां जहां प्रोटीन का संश्लेषण होगा, याद करो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन बनाती है, तो प्रोटीन के संश्लेषण में भी एनर्जी चाहिए, कौन देगा? एटीपी देगा। तो मांसपेशियों के सिकुड़ने फैलने में एटीपी एनर्जी देगा,
प्रोटीन बनने में एटीपी एनर्जी देगा। अगर आपने किसी को पिन चुबो दिया तो मैसेज कहां जाएगा? ब्रेन तक, फिर वापस ब्रेन से मैसेज आएगा और आपको मिला के कंटक मारेगा। तो मैसेज का आना जाना इसको बोलते हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन। देहाती भाषा में समझो, सूचना का आना और सूचना का जाना, इसके लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी। कौन देगा? एटीपी देगा। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, नर्व इंपल्स कंडक्शन हो गया। इसके अलावा पुरानी कोशिका से नई कोशिका जब बनती है तो वहां भी एनर्जी चाहिए, वहां भी एनर्जी कौन देगा? एटीपी देगा। ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम दिखा देते हैं कहां दिया। ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देखो दिया है। एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने में, प्रोटीन के संश्लेषण में, तंत्रिका आवेग का संचरण में आदि सब क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो कहां का हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए? कहां का एटीपी यूज होगा? बोलो। मसल कॉन्ट्रेक्शन में होगा, तंत्रिका आवेग संचरण, जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं सूचना का आना और सूचना का जाना, नर्व इंपल्स कंडक्शन। और इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण होगा, वहां भी एनर्जी चाहिए। तो हमारे शरीर में बहुत सारी जगह पे एटीपी का इस्तेमाल होता है। एटीपी के बारे में सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी किससे बनेगा? एडीपी से बनेगा। एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं? 3 फॉस्फेट होते हैं। सबसे लास्ट वाले फॉस्फेट को तोड़ दो तो कितनी एनर्जी मिलेगी आपको? 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको मिलेगी। और एटीपी का यूज कहां कहां होता है? मसल कॉन्ट्रेक्शन में होता है, नर्व इंपल्स कंडक्शन में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, बहुत जगह होता है। तो ये था आपका लास्ट हेडिंग। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो 1 मिनट का समय देते हैं, फटाफट रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते। तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए, आपने रिवाइज कर लिया होगा। फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताते रहिए आंसर। बहुत सिंपल सिंपल सवाल, 2 कौड़ी के सवाल पूछे गए। नहीं 2 कौड़ी नहीं, 2 कौड़ी नाम सुनकर डर लगता है। अभी बवाल हुआ, कितना भयानक देगा। यूट्यूब के स्टार टीचर 2 कौड़ी के। चलो ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम टॉपिक पे आते हैं। सब फालतू की चीजें हैं, प्रोपेगेंडा होता है। सिंपल सा जवाब है यार, छोड़ो टॉपिक पे आते हैं, जाने दो। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है? वायवीय श्वसन के लिए क्या जरूरी है? CO2 जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है कि हाइड्रोजन जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉमन है? ध्यान सुनना, कौन सा स्टेप कॉमन होता है एरोबिक में और एनारोबिक में? और ऑप्शन दिया है पायरुवेट, इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल की पानी। कौन है जो दोनों में बनता है? एरोबिक में भी बनता है और एनारोबिक में भी बनता है। पायरुवेट बनता है, क्योंकि इथेनॉल तो बनेगा ईस्ट में, लैक्टिक अम्ल बनेगा मसल सेल में, पानी बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो पायरुवेट है ना वो कॉमन होता है, वो सब में बनेगा, चाहे एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हो आप, चाहे एनारोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हो। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहां होता है? रेलवे टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। पायरुवेट कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है भैया। ईस्ट में होने वाले किण्वन, ध्यान सुनना, ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य की पेशी कोशिकाओं में होने वाला अनाक्षी श्वसन में क्या समानता है? बहुत खतरनाक सवाल, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ईस्ट में होने वाला किण्वन और मनुष्य की पेशी कोशिकाओं में होने वाला अनाक्षी श्वसन में क्या समानता? ऑप्शन सुन लो। दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, दोनों में इथेनॉल बनता है, दोनों कोशिका द्रव में होते हैं, दोनों में लैक्टिक अम्ल बनता है, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। बिल्कुल गलत। ईस्ट में जो किण्वन होता है वो कोशिका द्रव में होता है। दोनों में इथेनॉल बनता है, बिल्कुल गलत है। ईस्ट में इथेनॉल बनता है, मसल सेल में लैक्टिक अम्ल बनता है। दोनों कोशिका द्रव में होता है, यस दोनों कोशिका द्रव में होते हैं। ईस्ट में एनारोबिक रिस्पायरेशन कोशिका द्रव में, और लैक्टिक एसिड में सॉरी मसल सेल में एनारोबिक रिस्पायरेशन वो भी साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव में होता है। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है?
आपको बताना है किस अभिक्रिया में, किस स्टेप में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पायरुवेट का CO2 वाटर और एनर्जी में टूटना। पायरुवेट CO2 वाटर एनर्जी में टूटता था माइटोकॉन्ड्रिया में, और हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीजन चाहिए। ये सही लग रहा है स्टेप, और मतलब ऑप्शन सही लग रहा है। और देख लेते हैं, पायरुवेट का इथेनॉल में बदलना, नहीं नहीं यहां ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना, नहीं 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 यहां पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। पायरुवेट का CO2 में रूपांतरण। अब देखो पहला और चौथा ऑप्शन थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ क्या कर रहा है, पायरुवेट CO2 में टूटता है, लेकिन पायरुवेट CO2 में एरोबिक में भी टूटता है और ईस्ट के एनारोबिक में भी टूटता है। लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो ज्यादा क्लियर कट आपको बातें बता रहा है। पायरुवेट CO2 में, वाटर में और एनर्जी में टूट रहा है, तो यहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये प्रोसेस स्टेप कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि जो चौथा ऑप्शन दिया ना पायरुवेट का CO2 में रूपांतरण, ये तो आपका ईस्ट वाला भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन सही है कि पायरुवेट को अगर CO2 वाटर एनर्जी बनाना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। ये RRB 2022 से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज अणु के साथ कितने ऑक्सीजन अणु जुड़ते हैं। हाँ ये बात हम बताना भूल गए थे, सुन लो इसको। देखो श्वसन में जब ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये फाइनली बनाएगा CO2 वाटर और क्या बनाएगा, एनर्जी। तो याद रखना जब इसको हम बैलेंस करते हैं तब ये चीज हमें समझ में आती है। ये केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में दिया भी है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और यहां पे जब 6 ऑक्सीजन लेते हैं तब ये बनाता है 6 CO2 प्लस 12 H2O। बैलेंस कर लो, 6 कार्बन 6 कार्बन बैलेंस है, 12 दूनी 24, सॉरी यहां पे 6 H2O होगा, 6 H2O। चेक कर लेते हैं, 6 कार्बन यहां है, 6 कार्बन यहां है, बैलेंस है। 12 हाइड्रोजन यहां है, 12 हाइड्रोजन यहां हो गया, बैलेंस है। ऑक्सीजन 6 है, 6 यहां और 6 दूनी 12, 18 ऑक्सीजन है। और यहां देखो 6 दूनी 12 और 12 6 18, बैलेंस हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ग्लूकोज श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज अणु के साथ कितने ऑक्सीजन अणु जुड़ते हैं। 6 ऑक्सीजन अणु जुड़ते हैं। कितने जुड़ते हैं, 6 ऑक्सीजन अणु। ये केमिस्ट्री में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। मांसपेशी में ग्लूकोज के अवायवीय श्वसन द्वारा क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, अवायवीय श्वसन के दौरान, मतलब इसमें यह बोला गया है, चलो इसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है, ऐसे लिखा है ग्लूकोज लिखा है, ठीक है, और लिखा है ऐसे डैश करके, ये खाली जगह है, प्लस CO2 है और प्लस एनर्जी है, और कह रहा है कि अवायवीय श्वसन हो रहा है, अवायवीय श्वसन हो रहा है, अवायवीय श्वसन हो रहा है। और कह रहा है इसको फिलिंग द, मतलब इसको पूरा करो। बताओ यहां क्या लिखेंगे, बताओ ये कहां का लग रहा है, ईस्ट का है। ईस्ट में क्या बनता है, याद करो, एथिल अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल दारू बनता है, एथिल अल्कोहल CO2 एनर्जी। क्योंकि पेशी कोशिकाओं में तो CO2 बनता ही नहीं है, CO2 कहां बनता है, ईस्ट की कोशिकाओं में। अरे हमने 2 ही केस तो पढ़ा है ना अवायवी का, एक ईस्ट पढ़ा, एक मसल सेल पढ़ा। ईस्ट में एथेनॉल CO2 एनर्जी और मसल में लैक्टिक एसिड एनर्जी। तो ऐसे दिमाग लगाओ कि हमने 2 ही पढ़ा है, अवायवी बोला मतलब 2 केस पे पढ़ना हमको, 2 केस को ध्यान रखना, पहला केस ईस्ट का, दूसरा लैक्टिक मसल सेल का। अब मसल सेल में CO2 बनता ही नहीं, इसका मतलब इक्वेशन किसका होगा, ईस्ट का। तो ईस्ट में क्या बनता है CO2 के अलावा, एथिल अल्कोहल। अच्छा सवाल था, और आरबी ग्रुप डी 2022 से क्वेश्चन है। एटीपी का पूरा नाम क्या, पूर्ण रूप क्या, फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी जब हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पायरुवेट किसमें बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में। श्वसन के दौरान बनने वाले 3 कार्बन अणु कौन है। हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनो ध्यान से। और ये पता है, ये फ्लो चार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा।
मैंने बोला था ना, अगर ये फ्लो चार्ट आपका क्लियर नहीं है ना तो बहुत गड़बड़ करने वाला है। सुनो ध्यान से, एक बात आपको बताते हैं, ध्यान सुना, और एनसीईआरटी में एनसीईआरटी निकाल के इसी फ्लो चार्ट में लिख लेना। ग्लूकोज का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है C6H12O6। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो एनसीईआरटी ने लिखा भी है 6 कार्बन। फार्मूला आपको भले ना याद हो, ये याद होना चाहिए ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। पायरुवेट का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COCOOH। फिर से कह रहे हैं, फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पायरुविक अम्ल का फार्मूला। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3। एनसीईआरटी भी कहती है 3 कार्बन। तो अगर फार्मूला नहीं याद है तो कम से कम इतना याद रखो, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। पायरुविक अम्ल या पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। लैक्टिक अम्ल पे आ जाओ। लैक्टिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3CHOH। बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3। तो यहां भी कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन। देखो एनसीईआरटी ने लिखा भी है 3 कार्बन। तो अब बताओ इस पूरे फ्लो चार्ट में कौन कौन सा यौगिक है जिसमें 3 कार्बन होता है? एक तो पायरुवेट, एक तो हो गया पायरुवेट या पायरुविक अम्ल, और एक हो गया लैक्टिक अम्ल। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान बनने वाले 3 कार्बन अणु निम्नलिखित में से कौन है? पहला एथेनॉल लैक्टिक अम्ल। नहीं, एथेनॉल में 2 कार्बन होता है। ये देखो लिखा भी, एथेनॉल में 2 कार्बन होता है। मैंने फार्मूला बताया भी था C2H5OH। एथेनॉल तो गड़बड़ हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा एथेनॉल और मैलिक अम्ल। एथेनॉल दिया है तो सवाल ही नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे में आ जाओ, लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट। हाँ, लैक्टिक अम्ल में भी 3 कार्बन होता है और पायरुवेट में भी 3 कार्बन होता है। और चौथा ऑप्शन दिया पायरुवेट और एथिल अल्कोहल। तो पायरुवेट में तो है 3 कार्बन, एथिल अल्कोहल में नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया। तो इस तरह से ढूंढना था आपको। खत्म कहानी। इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सब निपटा दिए, और उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसको सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिस्पायरेटरी सिस्टम पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र को। और फिर लास्ट में एज इट इज जैसा मैंने बोला है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम लोग ऐसे ओवरली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।